ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये हमारी जमहूरियत का और एक खूबसूरत शक्ल है, ये भी चलता है, इट्स ऑल राइट, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दिस। सर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे लिए, मेरी जमात के लिए, इस कोलेशन के लिए ये एक इत्मीनान की बात है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है इस वक्त उस पे एक राय आमा कायम हो रहा है और मेरे ख्याल में पहली बार कोई इस किस्म का एजेंडा, कोई इस किस्म का पैक्ट जो दो जमातों के बीच में है उसको जमहूरी लेजिटिमेसी, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी मिली है, जिसमें पीडीपी जिसको एक मैंडेट मिला है, स्टेट में यहाँ बीजेपी को एक मैंडेट मिला है और पूरे कंट्री के अंदर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनकी जमात को पूरा मैंडेट मिला है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको डेमोक्रेटिकली जो है एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी मिली, एक एंडोर्समेंट मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ जो हैं हमारे अपोजिशन के ऑनरेबल मेंबर्स मुझसे जवाबदेही चाहते हैं कि क्या हुआ आपके एजेंडा ऑफ अलायंस का। बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए, बिकॉज ये एजेंडा ऑफ अलायंस 2-3 महीने की तकदाव बातचीत के बाद तय हुआ है। ये कोई अंधेरे में मारा हुआ तीर नहीं है, ये उस लीडर की पूरी जिंदगी का एक निचोड़ है, एक तजुर्बा है, जो जाते जाते भी जिनकी सिर्फ एक आरजू थी कि मैं जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से निकालना चाहता हूँ। इसके बगैर कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी उनके जहन में, उनकी ज़बान पे। सिर्फ ये था कि किस तरह हम जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकाले। यहाँ कई बार जिक्र होता है, काफ़ी लोग जो है हमें भी और बीजेपी वालों को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये क्या हुआ नॉर्थ पोल साउथ पोल। सर, ये पहली बार नहीं हुआ है, मैंने कई बार बताया कि मुफ्ती साहब किसी और मिट्टी के बने थे। जिस वक्त उन्होंने पहली बार मेन स्ट्रीम पार्टीज को ज्वाइन किया तो उस वक्त कांग्रेस इससे भी ज़्यादा अनटचेबल उस वक्त उसको माना जाता था, कि जैसे हमारे लिए बीजेपी के लिए हम अनटचेबल थे, या इनको कहते हैं कि पीडीपी के लिए अनटचेबल होना चाहिए। ये कहते हैं लोग, आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज मैंडेट इज समथिंग डिफरेंट। मगर उस वक्त जब मुफ्ती साहब ने उस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टी का, कांग्रेस जो बाद में बनी, उसका हाथ थामा, तो उस वक्त सर कांग्रेस के घर में अगर शादी या कोई मरता था तो सोशल बाइकआउट होता था। अब मैं नहीं बताऊंगी क्या क्या बुलाया जाता था, मगर उस वक्त मुफ्ती साहब ने इस एतमाद, इस कन्विक्शन से उस जमात को थामा और एक क्रेडिबल जमात आज वो है। आज वो एक उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बिलखुसूस वादी में है, जो नहीं होती थी। तो इसलिए बार बार ये कहना कि भाई ये जो आपका अलायंस है इसका बीजेपी के साथ, तो मेरा ये मानना है कि मुफ्ती साहब ने जब ये अलायंस किया बहुत सोच समझ के किया, आउट ऑफ कन्विक्शन किया। और यहाँ जो अभी तो चले गए हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो भी कई बार जम्मू डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि अगर हम इस मैंडेट को इग्नोर करते तो सबसे बड़ी ज्यादती, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है वो जम्मू के लोगों के साथ हो जाता, जिन्होंने यहाँ अपनी मर्जी के, अपने मन के मुताबिक एक जमहूरी निज़ाम में बीजेपी को चुना। तो इसलिए सर, ये हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है ये बहुत ही एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारी कोई ज़्यादा नहीं, हमारी 28 सीटें, बीजेपी कोई 25 सीटें। और अगर आप पूरा देखें 1947 से लेके आज पहली बार कोई इस किस्म का डॉक्यूमेंट बन रहा है कि जिसको न सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि आप देखें कंट्री के लेवल पे भी पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया गया। और मुझे खुशी है कि आप सवाल पूछते रहिए और हो सके तो आपके सवालों से, आपके इस पे अकाउंटेबिलिटी हमसे मांगने पे हमें इसमें मदद मिलती है इसको आगे चलाने में। मैं जावेद साहब की भी तकरीर सुन रही थी, उन्होंने सही फरमाया कि जो हम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में हैं, अगर हमारे जो दिल्ली के अंदर, मैं खाली सरकार की बात नहीं करूंगी, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूंगी, अगर वो इस बात को नहीं समझेंगे कि एक डॉक्यूमेंट है इस वक्त जिसके ऊपर एक कंसेंसस है, अगर वो इसको भी, इस पे भी अमल नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारे साथ या हमारी जमात
या इस हाउस के साथ ज्यादती नहीं होगी, बल्कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि इस पे अमल न करने के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो शायद ऐसे हों कि जो बहुत ही नापसंदीदा होंगे। सर, यहाँ बात होती है कि क्या किया आपने 2 साल में, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई उस वक्त भी हमने एक एजेंडा बनाया और तब भी लगता था कि शायद ये कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, मगर जब उस पर अमल हुआ तो एक अच्छा माहौल बना था उस वक्त। उस दौरान में 3 बार प्राइम मिनिस्टर, चाहे वाजपेयी जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हों, वो कश्मीर आए और हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया, खुशामदीद किया और एक अच्छा माहौल बना। यहाँ तक कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तशरीफ़ लाए तो उस वक्त फिदायीन अटैक चल रहा था वहाँ पहाड़ी के ऊपर, और उसके बावजूद लोग न सिर्फ बस के अंदर बल्कि बस की छतों के ऊपर आ रहे थे और एक बहुत ही अच्छा माहौल था सर। और ये भी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बहुत मुश्किलात के बावजूद, करगिल के बावजूद, पार्लियामेंट में हमला होने के बावजूद, लाहौर बस यात्रा के एक हिसाब से फेल होने के बावजूद, क्योंकि उस रात जिस लाहौर बस गई तो 7 हमारे अपने हिंदू बच्चे मारे गए, उसके बावजूद जो उन्होंने हाथ बढ़ाया, उसके बाद वो लाहौर गए, हमारे बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ, लाहौर चले गए और लाहौर में उस वक्त के जनरल मुशर्रफ साहब ने इस बात को माना कि जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद हैं उसको हम एक साइड रख के हम आपस में इसके मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके उस वक्त में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट की एक टीम आई थी सफमा, तो जब वो कश्मीर में घूमे, जगह जगह घूमे, गली गली गए, यूनिवर्सिटी गए, तो वो यहाँ से एक इम्प्रेशन लेके गए कि कश्मीर में सिर्फ अलहदगी पसंद नहीं है, वहाँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनका भी अपना एक रोल है, उनकी भी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है। तब तक तो हमें वो अछूत समझते थे, हमें वहाँ आने नहीं देते थे। उसके बाद कई लोग चले गए, उमर साहब चले गए, मैं भी चली गई, बाकी भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स चले गए और मेरे ख्याल में डॉक्टर निर्मल सिंह भी चले गए। तब तो समझा जाता था कि भाई हम कोई अछूत हैं, हमारा वहाँ जाना नहीं है। पर उसके बाद एक वहाँ पर एक चेंज आई और उस वक़्त की जो मुलाकात होगी, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर की जब लाहौर यात्रा रही, तो उसमें ये फैसला किया गया कि हम पाकिस्तान की सरजमीन से मिलिटेंसी, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ हो, उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसका नतीजा ये हो गया कि हालात जो है दिन ब दिन बेहतर होते गए। उसका एक अपना इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर हम पे पड़ता है, क्योंकि ये हिस्ट्री है, हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि हम उससे आंखें नहीं चुरा सकते हैं, कहाँ भागेंगे हम। तो जब हालात अच्छे होते हैं उसका मुस्बत असर पड़ता है, तो उस वक़्त उसका असर पड़ा, बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ। पर और याद होगा कि उमर साहब को जब 2008 में इन्होंने सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो इस वक्त मुझे जो हालात मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये इन कंपैरिजन जो मुझसे पहले आए थे, चाहे 96 में फारूक साहब की सरकार थी, चाहे मुफ्ती साहब आए, उनके मामले में उस काफ़ी नॉर्मल है, बेहतर है। मगर सर बदकिस्मती ये होगी कि जब अब की बार हमने 2015 में जब मुफ्ती साहब ने मार्च या अप्रैल में सरकार संभाली, तो उस वक़्त हालात कुछ के कुछ हो गए थे। मतलब कि कहीं ना कहीं एलिनेशन बढ़ गया था लोगों को, जो एक प्रोसेस चलाया था, चाहे वो रियासत के अंदर रिकन्सिलेशन का था, चाहे रास्ते खोलने का था, चाहे डायलॉग का था, चाहे पाकिस्तान के साथ सीज फायर का था और बातचीत का था, कहीं ना कहीं सर वो सारा सिलसिला रुक गया। नतीजा ये हो गया कि जब अब की बार हमने सरकार बनाई तो बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत ही मुख्तलिफ हालात थे। 2008 में थे उससे बहुत मुख्तलिफ हालात थे। तो नतीजा ये है कि इसमें संभलने में टाइम लगता है। मुफ्ती साहब ने जी तोड़ कोशिश की, 10 महीने वो रहे, यहाँ भी दिल्ली में भी कोशिश की और बदकिस्मती से उनकी सेहत और ज़िंदगी जो है साथ नहीं दी, वो चले गए। तो उसके बाद
हमने भी 3 महीने इसी बात पे जद्दोजहद की, और मुझे खुशी है कि अगर तब तक किसी को डाउट होता, उन 3 महीनों में मैं बाकी लीडर्स की बात नहीं करूंगी, मैं शरद यादव जी की बात नहीं करूंगी, मैं सीताराम येचुरी साहब की बात नहीं करूंगी, मैं बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है, चाहे प्रेसिडेंट हो अमित शाह साहब, चाहे दूसरे बड़े लीडर हो, जिन्होंने, चाहे अरुण जेटली जी हो, जिन्होंने बार बार कहा कि वी आर कमिटेड टू द एजेंडा ऑफ अलायंस, ये हमारे लिए एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने अमल करना है। अब अगर इस पे हम अमल ना कर पाए तो मुझे लगता है वो हमारी नाकामी होगी, वो हमारी बदकिस्मती होगी, हमारी बदकिस्मती होगी कि हम अपनी कौम को वो भी नहीं दे पाते हैं कि जो हम लोग दे सकते हैं, जो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकातें हुई, होम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें हुई, कि उसमें उनका जो रवैया था काफ़ी पॉजिटिव है। तो हम अपना जो है एजेंडा उसको परसू कर रहे हैं। हमारा गवर्नेंस का एजेंडा है जिसके लिए 80,000 करोड़ जो पैकेज है, उसमें वो हमारा गवर्नेंस का एजेंडा अकोमोडेट होगा। पर जहाँ तक पॉलिटिकल एजेंडे की बात है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे दूसरे और रास्ते खोलने की बात है, चाहे जो रेवोकेशन ऑफ जो हमारे बहुत ही मुश्किल लॉज हैं उनकी बात हो, इट विल टेक टाइम, बट आई एम ऑफ द फर्म बिलीफ कि इट इज़ गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह। पर ये कहना कि अभी इसी वक्त कहीं से उठा दो, तो ये तो मैं तो वो उन लीडरों में से नहीं हूँ कि मैं ऐलान कर दूँ आज खामा मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वी कांट डू दैट। ऐसा नहीं, जो बात हम कहेंगे वो हो जानी चाहिए। जब आप कहते हो इस कुर्सी पे बैठ के कोई बात, तो वो हो जानी चाहिए। तो मेरा तो डॉक्ट्रिन सिर्फ मुफ्ती डॉक्ट्रिन है, उसी पे मैं अमल करती हूँ, उसी पे हम सब लोग अमल करते हैं। आई डोंट बिलीव इन एनी दुल्लत और डोवल डॉक्ट्रिन। हाँ, अगर दुल्लत साहब या डोवल साहब इस डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें, आई वुड सैल्यूट देम। सर, बात ये है इस वक्त की सबसे बड़ी जो है, जो हम बात करें, यहाँ मेरे काफ़ी जो हैं ऑनरेबल मेंबर साहिबान ने बार बार बात की, डेवलपमेंट की बात की, टूरिज़्म अथॉरिटीज़ की बात की, करप्शन को ख़त्म करने की बात की, पुलिस फोर्स के जो है मॉडर्नाइजेशन की, जितनी भी बातें हैं सर, वो तभी मुमकिन है जब हमारे यहाँ पीस होगा सर, जब एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा जिसमें हमें पीस को स्ट्रेंथन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उस किस्म का माहौल बनाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है, मैंने सागर साहब की तकरीर सुनी, मैंने ये तारिक आमी साहब की और सबकी तकरीर में सुन रही थी, ऊपर ऑफिस में भी थी, यहाँ थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही रिकन्सिलेटरी माहौल है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ माहौल अच्छा हो जाए, हालात बदल जाएं, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो मुझे लगता है कि उससे हमारी रियासत का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और ख़ासकर हमारे बच्चे, जो हमारी जवान पीढ़ी है, वो सबसे मुश्किल हालात में है, बिलखुसूस वादी कश्मीर में। अभी पिछली बार तारिक आमी साहब बात कर रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ नॉट एज वो कोई डिस्पैरिटी की बात नहीं करते, मिसाल दे रहे थे कि कश्मीर में जो सिलेक्शन होता है वो इतना है, जम्मू में, उसकी भी वजह है। उसकी वजह हमारे बच्चे वहाँ कितने तनाव में पढ़ते हैं, किन मुश्किलात हालात में पढ़ते हैं वो। और जम्मू में अल्लाह ताला का शुक्र है सर, आप देखिए जम्मू के जब हम गाड़ी में गुजरते हैं, कश्मीरी चल रहा है, पंडित चल रहा है, डोगरा चल रहा है, हिंदू चल रहा है, मुसलमान चल रहा है, सरदार चल रहा है, हमारे गुजर भाई, पहाड़ी भाई, सब एक वक्त में जो माहौल हमारे वादी कश्मीर में होता था, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, जिसके लिए हम 370 की प्रोटेक्शन चाहते थे कि हमारी ये जो तहजीब है इसको कहीं कोई जख्म ना पहुँचे, आज बदकिस्मती से उसकी झलक हमें कभी कभी वादी में मिलती है। जैसे यात्री फंस गए तो किस तरह हमारे लोगों ने बचाया, जैसे वो कश्मीरी पंडित की शादी थी तो किस तरह वहाँ के गांव के लोग गए, मगर जम्मू उसकी जिंदा मिसाल बन चुका है। हमारे हजारों की तादाद में सर लोग कश्मीर से, मुसलमान कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। जम्मू में जहां दिल किया पूरे वो कैंप्स बनाए, उन्होंने रहने लगे। कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने कभी नहीं कहा हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही, वो तो हमारे कश्मीरी पंडित थे, वो तो कश्मीर में रहते थे। हम लोग आए, जो गरीब से गरीब आदमी भी है वो भी चाहता है जम्मू में मुझे 4 मरले ज़मीन हो, मैं 2 कमरे बना लूँ। आ रहे हैं, बना रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सर हमारे ये जो माहौल है
उसमें खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसमें जहर डाल रहे हैं, जो हमारी जो असली कश्मीरियत है दिन ब दिन उसको डेमोग्राफिक चेंज कह के उससे हमको दूर कर रहे हैं सर। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें मिलजुल के इस रियासत के माहौल को बनाना है, अच्छा करना है। यहाँ उमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनको खदशात हैं कि कभी कोई कोर्ट में जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। इस मुल्क के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये समझती हैं कि 370 खत्म करेंगे तो कश्मीर का मसला खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। ये बिल्कुल ऐसी ताकतें, जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि जो हम कश्मीर के असली कल्चर जो हमारा है उसको ख़त्म करके इसको एक रंग, एक मजहब की रियासत बनाएंगे, खासकर वादी को, तो मसले कश्मीर हल होगा। और अदरवाइज सर क्या वजह है? 2004 में इन्हीं कश्मीरी पंडितों के लिए मुफ्ती साहब ने शेखपुरा में बस्ती बनाई, मटन में बनाई, आप लोगों ने 2010 में हाल में बनाई, आपने और भी विस्सू में बनाई, और भी कई जगह बनाई आपने। तो तब तो किसी को ध्यान नहीं है कोई डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और आज जब हम कहते हैं कि और कश्मीरी पंडित जो हमारे वापस जाना चाहते हैं उनके लिए एडिशनल अकोमोडेशन बनानी है, और ये भी कहते हैं कि वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं। हम बार बार कहते हैं 50% कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व होगा, 50% जो अदर माइग्रेंट्स हैं। मेरे पास अभी हाल ही में एक्स MLAs MLCs आए थे, लेजिस्लेटर्स आए थे। वो कहते हैं कश्मीर में जी हमें ज़मीन दे दीजिए, हमारे लिए अलग कॉलोनी बनाइए ताकि आपको सिक्योरिटी एक ही जगह देना पड़े। तो मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, वहाँ से कभी लोग बोलते हैं कश्मीरी पंडित आएंगे तो उनको अपने गाँव में जाना चाहिए। जब हमारे एक्स MLAs, हमारे वर्कर, वो इस वक्त होटलों में या अलग अलग कॉलोनीज चाहते हैं जहाँ उनको सिक्योरिटी मिले, तो हम कैसे ये बात कहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों को आना है तो उनको अपने, इसका मतलब है कि हमारा दिल इसके लिए तैयार नहीं है कि वो वापस आने चाहिए। उनका तो नुकसान नहीं है, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जो है बना रहे हैं बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी अपनी मेहनत से वो पहुँचे हैं, और यहाँ भी जो है कैंप्स में रह के रात को वो पढ़ते हैं, उनके बच्चे 2 कमरों में गुजारा कर रहे हैं। ये एक पीढ़ी है उनकी जिसको बहुत नुकसान हुआ, पर आने वाली पीढ़ी वो अपनी तकदीर बनाएंगे, पर नुकसान हमारा है। आज आपने देखा सर, कल जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारे यहाँ से मैसेज अलग जाना चाहिए। कल परसों डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने बैन लगा दिया 7 मुसलमान मुल्कों पे कि वहाँ से लोग नहीं आने चाहिए। हालांकि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो बाहर जाके बंदूक के लिए नहीं चले जाते हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। मगर आज पूरा जो है दुनिया में जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी पूरे दुनिया में जो है बदकिस्मती से इस वक्त बहुत ही इमेज ख़राब हो गई है। तो मैं समझती हूँ कि जो हम लोग हैं, हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी कश्मीरियत है, जो असली इस्लाम है, जो सूफीज़म है हमारा, उसको हम इस पॉलिटिक्स की नज़र ना होने दें। कश्मीरी पंडित आए, ये हमारे लिए चैलेंज है, ये आप सबके लिए चैलेंज है कि हम किस तरह बाइज़्ज़त तरीके से उनको लेके जाएं। आज वो ट्रांजिट कैंप में जाएंगे, जैसे रहते हैं, विसू में रहते हैं, शेखपुरा में रहते हैं, मटन में रहते हैं, हाल में रहते थे, भाग गए बेचारे जब हालात ख़राब हो गए। जब हालात ठीक हो जाएंगे, जब हमारे वर्कर अपने गांव में रहने के लिए तैयार होगा, जो माइग्रेंट होकर इस वक्त यहाँ रह रहा है, कश्मीरी पंडित भी अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं जाना चाहेगा, रहना चाहेगा। मगर मेरा ये मानना है कि अगर हम आज ये जो साजिश की जा रही है हमारे कल्चर, हमारी रियासत को, वो रियासत सर ये जो हमारे ये जो 370 के खिलाफ जो बात करते हैं, उनको ये पता नहीं है ये जो 370 खुसूसी पोजीशन ये हमारे कैरेक्टर के साथ है। उसी की वजह से हमने 2 नजरियाती को, रिलीजन को दरकिनार करके मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ा, हाथ मिलाया। अगर वो उसी के रूट्स को, जो वजह है, हमारा जो अपना कल्चर है, हमारी जो कश्मीरियत है, हमारा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको गांधी जी ने महसूस किया, कहते हैं कश्मीर से, अगर वो उसी की रूह को जख्मी करेंगे ये बार बार 370, 35A वगैरह करके, मुझे लगता है कि
इससे बड़ी जो है एंटी नेशनल बात कोई नहीं होगी, इससे बड़ी एंटी नेशनल बात कोई नहीं होगी। क्योंकि फिर जितना आप यहाँ से, जितना आप अदालतों से या दूसरों तरीके से कश्मीर के इस यूनिकनेस को वीक करने की कोशिश करोगे, उतना जो कश्मीर के अंदर इस किस्म की ताकतें हैं जो वाकई वहाँ जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको ख़त्म करके एक ही रंग के लोगों को वहाँ रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक ही लिबास देखना चाहते हैं, एक ही तरीक़ेकार देखना चाहते हैं, तो आप उनको कामयाब होने देंगे उसमें, और फिर शायद हम लोगों के लिए मीटिंग ग्राउंड कोई नहीं रहेगा। इसलिए आई टेक उमर साहब का जो कंसर्न है, आई टेक इट, बिल्कुल मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से हमारी जो अपनी एक यूनिकनेस है, जो हमारी जो भी हमें एक स्टेटस है या पोजीशन है अपने मुल्क के अंदर, वो डाइल्यूट ना हो। मगर साथ ही साथ आप लोगों को हम के साथ मिलके ये भी कोशिश करनी है कि जिसके लिए हमारी 370 पोजीशन है उस कल्चर को बचाने की कोशिश करनी है। ये हर बात पे डेमोग्राफी चेंज, कश्मीरी पंडित अगर बारामूला में रहेंगे, डेमोग्राफी चेंज हो गया, अलग उनको रखा है, रहेंगे कैसे बेचारे, कैसे रहेंगे वो लोग? अभी तो हाल से भी बाकी आ गए वो लोग। तो मैं सर, मेरी ये गुजारिश है कि इसमें मैं सारे जो है हमारे मेंबर्स, अपोजिशन के मेंबर, उनसे यही गुजारिश करूँगी कि हमें इसमें मदद करें हमारी, ताकि हम अपना जो है यहाँ भी डिफेंड करेंगे, वहाँ भी आपको मदद करनी है, यहाँ भी हमें डिफेंड करना है, क्योंकि ये यहाँ जिम्मेवारी हम सब की है। वहाँ बेशक अदालत में हम उसको किस तरह डिफेंड करें, क्या करें, तो मुझे लगता है यहाँ हम सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं दिन ब दिन देखती हूँ कश्मीर में जो है इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और मकसद उनका कुछ और है। कश्मीर तो कश्मीर है, कश्मीर तो अफ़गानिस्तान नहीं बन सकता, कश्मीर तो सीरिया नहीं बन सकता, कश्मीर तो कश्मीर, ये तो जन्नत है, इसको हम अपने हाथों से कैसे जाने दें। सर दूसरी बात, सर आई विल कम टू ये जो हमारा जो यहाँ बाकी काफ़ी सारी बातें हुई मेरे जो है प्लानिंग वगैरह की। सर कुछ हमने ज़्यादा तो नहीं कर सके, जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल में सरकार बनाई, मई जून जुलाई में ये मामलात हो गए, बट दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर मी कि भाई कि हम कुछ नहीं कर पाए। हमने कुछ प्लानिंग में सर हमने कुछ इंटरवेंशंस की, ख़ासकर जो पहले प्लानिंग में ऐसा होता था कि 1 रुपया खर्च करने के लिए सर आपको 6 रुपये खर्च करने पड़ते थे, बिकॉज इतना कम्बरसम प्रोसेस, DPRs और वो टेक्निकलिटीज़ वगैरह वगैरह, और उसमें टाइम भी इतना कंज्यूम हो जाता था कि अगर कोई चीज़ जो 1 रुपये में बननी थी वो 50 रुपये भी खर्च होने के बाद नहीं बनती थी। तो इसलिए सर हमने इसमें कुछ चेंजेस लाई। एक तो इसमें एक प्लानिंग को हमने अब मॉनिटरिंग डेवलपमेंट सिस्टम प्लानिंग के बदले इसको बनाया। दूसरा जो DPRs वगैरह है कि वो हमने अलग से इसको, ताकि क्योंकि DPRs की वजह से काम बहुत रुकता है सर, तो उसको हमने DPR कैसे बनाया जाए, उसको फॉर्मुलेट किया जाए, कॉस्ट एस्केलेशन क्यों हो रहा है। और हम कोशिश हमारी ये है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले उसके लिए एक टाइम फिक्स करें कि 2 साल में ख़त्म होना है तो 2 साल में होना है, 3 साल में ख़त्म होना तो 3 साल में होना, जिसको हम बाज़ाब्ता मॉनिटर करें। और चीफ सेक्रेटरी साहब के अंदर भी एक कमेटी बनी है जो उसको मॉनिटर करती है। और ये पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम दूसरा बन गया है कि आज आप जो भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको आपने अपलोड करना है, अगर हम अपलोड नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा नहीं आएगा। सो दैट इज़ समथिंग बहुत अच्छा है। वो भी इसी तरह ये जो है पहले जो होता था समीक्षा, उसकी वजह से भी काफ़ी मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। सर इस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 80,000 करोड़ का जो है पैकेज आया है, जिसमें डायरेक्टली हमको नहीं मिला, क्योंकि मैंने कई मेंबरान साहिबान को सुना कि भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नहीं हो रहा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है कि कोई अभी डायरेक्टली हमें इतना सारा पैसा मिला। डायरेक्टली हमें जो है एक तो हाउसिंग, जिनके सैलाब में मकान ज़ाया हो गए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया था उसका 1200 करोड़, उसका 1200 करोड़, और जो POK के रेफ्यूजीज़ वो डायरेक्टली मिला। बाकी जो है एम्स है, ITIs हैं, बाकी है, उसके लिए पैसा मिला, बिजली के लिए पैसा मिला, टूरिज़्म के लिए पैसा हमें डायरेक्टली मिल रहा है, जिसमें हमने कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है ब्रॉडली हम स्प्रेड करें। सर यहाँ बात काफ़ी हुई कि भाई आपने क्या किया। मेरे ख्याल में हमारी सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर ये है
तो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हमारे यहाँ बंद हो गई। जितने भी आज तक पुलिस डिपार्टमेंट में 4000 भर्ती हुआ, 5000 का फिर से एडवर्टीजमेंट निकला, 700 सब इंस्पेक्टर का एडवर्टीजमेंट निकला, SSRB में कोई 12000 लोग इन दिनों में इस 2 साल में लगे, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कोई 3000 से ज़्यादा लगे। तो आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। पहले तो फटाफट कोर्ट चले जाते थे लोग कि भाई हमारा ये हो गया, पर आज इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कहीं होता है तो आप तो ये तो जो है लोन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, हमने तो अपने वर्करों को SPO भी नहीं दिया, वो तो बेचारे रो रहे हैं, क्योंकि उसमें भी इतना ट्रांसपेरेंट तरीका हुआ, उनकी बाज़ाब्ता हाइट देखी गई, उनकी बॉडी देखी गई, पढ़ाई हमने मिनिमम मैट्रिक रखा, इसलिए कि कल को 5 साल 6 साल के बाद अगर ये कांस्टेबल बनते हैं तो ये कम से कम पढ़े लिखे होने चाहिए, बाज़ाब्ता उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी आगे भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए सर मुझे लगता है कि ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। और कोई टेंडरिंग हमने बंद नहीं की, बाज़ाब्ता वैसे ही चल रहा है, कोई उसमें हमारा, बल्कि मुझे याद है जब मुफ्ती साहब ने शायद सितंबर में कोई कैबिनेट मीटिंग ली थी, तो वहाँ पर ये टेंडरिंग पे बात हुई थी, तो हमारे कुछ मिनिस्टर साहिबान ने कहा था कि हमारे वर्कर का क्या होगा, ये जो आपने रखा है 1 लाख टेंडर के बगैर, उसके बगैर सारा जो है टेंडर, तो कम से कम 5 लाख रखे। और भी कुछ कहा होगा, जैसे पता है कि वर्कर शर्करों का रहता है प्रेशर। तो उस वक्त मुझे बाद में फ़ोन किया तो मुफ्ती साहब ने कहा 1-2 महीने मुझे टॉलरेट करो, उसके बाद जो दिल आएगा कर लेना। ये सितंबर की बात है, आप उसके बाद जो आपका दिल करे करे। इसका मतलब है कि दिस इज़ हिज कमिटमेंट कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दचका लगे। सो आई एम कमिटेड। और जितने भी बोर्ड डिसीजंस या मुफ्ती साहब की कमिटमेंट्स हैं, मैं ही नहीं, हम सब लोग उसमें कमिटेड हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। हो सकता है वक्ती तौर पे थोड़ी दिक्कत हो, कहीं लैंड इश्यूज़ हैं, कहीं टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कहीं जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि उनकी जितनी भी कमिटमेंट्स हैं, बोर्ड डिसीजंस हैं, इंशाल्लाह हम उनको जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप होके ही कोई अच्छी बात होगी, नहीं, उससे नहीं होता है। आप कभी कभी हमारे कोई मिनिस्टर भी है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी डेवलपमेंट करेंगे मगर इलेक्शन में उसका रिजल्ट वैसे नहीं आता है। ये नहीं है ज़रूरी कि हमारा कोई मिनिस्टर सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा, नहीं। आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, जो पूरे रियासत की हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो सबसे बड़ा कामयाबी हमारी रियासत की वही होगी कि जो डेवलपमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, वही लोन साहब हो, उमर साहब हो, हमारे इंजीनियर रशीद साहब हो, तारिका, सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। ओनली देन इट्स पॉसिबल। तो सर इसलिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है, ये जो 80,000 करोड़ खर्च करना है, इसके लिए मुझे पूरा यकीन है जो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर जो हमारे इंजीनियरिंग तबका है, उनके लिए बड़ा चैलेंज है। बहुत काबिल लोग हैं, मगर मुझे लगता है उनको अब दिन रात काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें DPRs और दूसरे और टेंडरिंग। हालांकि मुझे ये भी खुशी है, मैं अपने मिनिस्टरों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 5-6 महीने तो हालात ख़राब रहे, मगर उसमें इन्होंने DPRs का काम किया। और DPRs में हमें जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जितना भी पैसा दिए उसके सारे DPRs रेडी हैं, तो उनको देख देख के हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो सारे DPRs और टेंडरिंग सिस्टम हुआ सर, यही वजह है कि जो ही वादी में थोड़े से हालात ठीक हो गए, कई लोगों ने गिला किया कि जहाँ आपका दिल किया वहाँ आपने काम शुरू किया, तो कहीं कहीं पर हमने काम शुरू किए और चल रहे थे, कहीं सड़क, कहीं कॉलेज, कहीं दूसरी चीज़ें, मगर बर्फ़ होने की वजह से फिर से वो काम जो है रुक गया। पर मुझे उम्मीद है कि जो ही ये मौसम ठीक हो जाएगा तो हम बाकी काम भी जो है इसको शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे सड़क हो, 2015 में कश्मीर में मेरे ख्याल में कोई 1400-1500 किलोमीटर किए, सैलाब से ख़राब थे। इस साल हमने जम्मू में कोई 1500 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर किया। तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। 2015 में हमारी प्रायोरिटी थी क्योंकि सैलाब आया था, इसलिए वादी में वो रोड्स हमने रिस्टोर करने थे। और 2016 में जब कश्मीर में हालात ख़राब रहे तो हमने सोचा कि सब जितना भी हो सके
पैसा बजाय वापस जाने के अगर जम्मू में खर्च होता है तो हमें करना चाहिए। इसलिए देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कोई ऐसी इस किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये हमारे उसमें नहीं है सर। इसके अलावा सर ये जो बात होती है इसमें प्लानिंग में कि आप क्या दे रहे हैं सर, पहली बार, क्योंकि लद्दाख में लेह और करगिल की बहुत बड़ी लाइबिलिटीज़ थी, तो पहली बार 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ लेह को और 30 करोड़ करगिल को हमने दे दिया कि वो पुरानी जितनी भी उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उसको क्लियर कर दें। और ट्राइबल में सर, ट्राइबल में पहली बार 100 करोड़ रुपया आया है, पहले कभी नहीं आता था। 10 करोड़ 15 करोड़, जिससे हम क्लस्टर विलेजेस बना रहे हैं, जहां हम कोशिश करेंगे न सिर्फ कि वहाँ जो है रोड कनेक्टिविटी, वहाँ पानी, बाकी सहूलियातों, बल्कि विल ऑल्सो ट्राई टू गो फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग। जो उस एरिया के बच्चे हैं, जो उनको हम वहाँ काम सिखाते हैं, जो उनको आगे चल के रोज़गार के जो है मौके फराहम कर सकते हैं, हम वो भी करना चाहते हैं। इसके अलावा क्लस्टर विलेज के अलावा मिल्क विलेजेस, क्योंकि अभी आजकल के वक्त में आप देखिए कि टूरिज्म इज़ नो मोर अबाउट बिल्डिंग, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग। अगर टूरिस्ट आता तो आप उसको क्या देते हो? आप देखिए जो भी बड़ी बड़ी जगह हैं, जो खूबसूरत जगह हैं, वहाँ के कल्चर को, कल्चर में खाने पीना हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे जो क्लस्टर विलेजेस बना रहे हैं हम ट्राइबल एरियाज़ में, इनको टूरिज़्म के हवाले से, जैसे अहरबल में बहुत खूबसूरत जगह है, उनको टूरिज़्म के हवाले से भी हम उनको प्रमोट करें, ताकि अगर टूरिस्ट आता है, उनके घर में रहता है 1 या 2 कमरा, जैसा कि लेह में हम देख रहे हैं, तो इसको हम उस हिसाब से ट्राइबल विलेजेस को डेवलप करना चाहते हैं। उनके स्कूल, उनके लिए हॉस्टल, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो, ये सारा मेरा फोकस रहेगा। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो हमारे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे है। क्योंकि मैं इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा घूमी, मैंने देखा, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत सादे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो अगर हम आज भी, जबकि हमारे पास पैसे है, अगर आज भी हम इन एरियाज़ की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी सर। इसके अलावा सर बात करेंगे टूरिज़्म की। सर टूरिज़्म का जो है हमेशा, जैसे मैंने पहले भी कहा, टूरिज़्म इज़ नो मोर अबाउट कि हम क्या क्या बनाते हैं वहाँ पर। टूरिज़्म इज़ मोर अबाउट कि हम क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं। हम टूरिज़्म को और फैलाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नए एरियाज़ हैं, जम्मू का जो मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि जम्मू एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। कश्मीर को तो आपको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में शायद दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कश्मीर नहीं आएगा। तो कश्मीर को अगर ज़रूरत है तो वो अमन की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। अगर पीस आएगा तो टूरिस्ट खुद आ जाएगा। मगर जम्मू को एज इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेवलपमेंट डेस्टिनेशन डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर देखा जाए, इसको कहते हैं मंदिरों का शहर, मैं नहीं मानती। जम्मू में इतनी हेरिटेज है, इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि यहाँ अगर उनको डेवलप किया जाए, वहाँ के लोगों को, मेरे जो सेक्रेटरी टूरिज़्म है बहुत मेहनत करते हैं, हमें जल्दी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वहाँ से पैसा लेके भी आते हैं। तो मैंने उनको ये बताया, उनकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप जो भी जगह डेवलप करें उसमें ख्याल रखें कि वहाँ के जो गिरदनवा में लोग हैं उनका पहला हक है कि उनके लिए रोज़गार, मैं नहीं सरकारी नौकरियों की बात करती हूँ, उनके लिए वहाँ रोज़गार पैदा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह बड़े बड़े होटल बनाएं। तो उस मैदान, यू डोंट नीड टू बिल्ड होटल्स देयर, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ वो ट्राइबल एरियाज़ के लोग रहते हैं, कश्मीरी भी रहते हैं। हमने बनाया था नमूना, पर फिर हालात ख़राब हो गए कि किस तरह आप एक हट बना सकते हो जिसमें टूरिस्ट रुक सकता है, उसका फसाड वगैरह बाहर का वैसा ही होगा। फिर वो वहाँ जो लोग खाना खाते हैं उनका खाना वो एंजॉय करे, बाकी चीज़ें। तो मेरा यही है कि अपने जो सेक्रेटरी टूरिज़्म हैं उनसे ये कहने का कि यहाँ हम जम्मू में बॉर्डर टूरिज़्म को हम तरजीह देना चाहते हैं। मैं परसों देख रही थी 26 जनवरी को वाघा बॉर्डर पे, उस बारिश में भी हज़ारों की तादाद में लोग आए थे तमाशा देखने के लिए। हमारे पास, हम सुचीतगढ़ को डेवलप करना चाहते हैं, उसके साथ वो चमलियाल उसको भी मिलाना चाहते हैं। इसी तरह हमारा जो है रंजीत सागर डैम, वो भी उसकी एक अथॉरिटी बहुत खूबसूरत है। जब मुफ्ती साहब ने देखा, वहाँ से आए तो मुझे कहा कि मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं है, उसको डेवलप करना। मगर अगेन उस एरिया को डेवलप इस तरह से हम करना चाहते हैं
कि वहाँ के लोगों को डायरेक्टली उसका फ़ायदा हो। हमारा मानतलाई, सुध महादेव, पत्नी टॉप सर्किट एक है, ये हिमालयन सर्किट है। इसी तरह हमारा बारामूला, कुपवारा, लेह, ये भी हिमालयन सर्किट के अंडर आता है। इसी तरह हमारा जम्मू, राजौरी, बफलिया, शुपियन, पुलवामा सर्किट है। इसी तरह हमारा अनंतनाग, किश्तवाड़, पहलगाम, डकसुन, रंजीत सागर डैम, ये भी हिमालयन सर्किट के अंदर आता है। हमारी जम्मू की केबल कार बहुत जल्दी, मुझे लगता है इंशाल्लाह अनकरीब उसको अगले साल में उसको हम देखेंगे। इसी तरह पत्नी टॉप जो केबल कार है उसका काम शुरू होने वाला है। इसी तरह हमारा जो है कश्मीर में, मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अगर कमी है वो हमारे अमन की है। और उसमें हमारा ज़ियारत जो है, अभी तारिगामी साहब को मैं सुन रही थी, मेरा भी तारिगामी साहब ये ख्याल है कि ये जो हमारी ज़ियारतें हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी हज़रत बल में कोई 42 करोड़ का हमने अभी पैसा प्रोजेक्ट लाया है, मगर अगेन उसमें क्या करते हैं हम कि बस बना दिया, इधर फाउंटेन बना दिया, म्यूज़िक चला दिया। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये 42 करोड़ आया है तो यहाँ जो आएंगे लोग वो इस बस्ती में इर्द गिर्द रहने चाहिए, तो हमें उस बस्ती को भी डेवलप करना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली अबाउट द ज़ियारत शरीफ, इट शुड बी मोर अबाउट जो उसके इर्द गिर्द बस्ती रहती है, जो वहाँ जमा रहते हैं, हाउ डू यू इन्वॉल्व देम। अगर इतना पैसा आता है तो अगर हम अपने ही आंखें बंद करके हमने बना दिया, इधर फाउंटेन बनेगा, इधर छत बनेगी, इधर ये बनेगा, उसके बाद रिबन काट दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ। जब तक आपका रिटर्न उसका नहीं आता है, वो रिटर्न कैसे आएगा? लोगों की गुडविल से, जब आप जवानों को उसमें इन्वॉल्व होगी। और इट गोज़ फॉर एवरी प्लेस, चाहे पत्नी टॉप हो, चाहे रंजीत सागर डैम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे टंगमर्ग हो, तोस मैदान हो, बंगस वैली हो, दुधपथरी हो, लेह हो, करगिल हो, कि अब हमें थोड़ा तब्दील करना चाहिए अपने नज़रिए को। ये बिल्डिंग बना दो हो गया टूरिज़्म नहीं, वी शुड ट्राई टू इन्वॉल्व। ख़ासकर हमें यूथ को इसमें टूरिज़्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम में उनको लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ जितने भी काफ़ी लोगों ने इसमें टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात की, हम बना रहे हैं। नज़ीर साहब मुझे भी कह रहे थे, वो गुरेज़ की बात कर रहे थे। यहाँ हमारे बशरत साहब आज बैठे नहीं है, वो क्या है उसका निंगली, उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तो हमने फ़िलहाल जो है यहाँ जम्मू में रंजीत, और वो अलग है उसका जो है वो दूसरा जो काफ़ी सारी हैं, तो उसका है, और इसका है नोबरा का किया हमने। इसी तरह मुगल रोड का तो ऑलरेडी था। कुछ हम कर रहे हैं और भी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम करेंगे, क्योंकि ये हमने देखा जहाँ जहाँ भी टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है वहाँ कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई काम शुरू हो जाता है। तो चूँकि मैं आई वांट टू फोकस ऑन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग में इसमें फोकस करना चाहती हूँ टूरिज़्म में। सो मेरा ये इंटरेस्ट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाके जो है इसमें इंक्लूड करें, ताकि जो यूथ है हम उनकी जो पोटेंशियल है इसमें उसको हार्नेस कर सके, उनको इन्वॉल्व कर सके। हॉर्टिकल्चर में तो हम कर ही रहे हैं, और ख़ासकर जब से हमने हाई डेंसिटी उसमें इंक्लूड किया है, जिसमें अभी तो 10 से 12 मीट्रिक टन्स पर हेक्टेयर बनता है, पर अगर वंस ये हमारा जो है हाई डेंसिटी हो जाए तो 40 से 70 टन मिल सकता है उसमें। मुझे लगता है उस एक्टिविटी में से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई 200 करोड़ हमने सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इस साल रखे हैं। और हिमायत और उड़ान पुरानी स्कीम है, पर बदकिस्मती से उसमें जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे नहीं आए, पर इस साल कोई 2.5 लाख लोगों को हमने उसमें ट्रेन करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि अगर वो हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं उनको पैसा मिले और उनको यहाँ जॉब भी दे सके। उस हिसाब से हम कोशिश करें कि ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा सर, ये मेरे डिपार्टमेंट में इसमें तो नहीं, पर एजुकेशन का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि एजुकेशन में नईम साहब को काफ़ी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, बट आई थिंक इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। बहुत अच्छा काम किया। इस वक्त आपके एजुकेशन हैज़ बिकम द मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमारे कश्मीर में बच्चों के लिए तो है ही नहीं। अगर आज भी देखेंगे बैग लेके बच्चे जा रहे हैं, कोई 1 लाख बच्चा इस वक्त इस सर्दी के मौसम में भी ट्यूशन ले रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने पिछली बार
इनॉग्रेट किया वो स्मार्ट क्लासेस, और उसी वक्त सर कोई बाहर से यूएस से किसी प्रोफेसर का लेक्चर आने वाला था, एंड इट वाज गोइंग टू गो टू ऑल द स्टूडेंट्स। वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है इसमें एजुकेशन में जो उन्होंने किया है। सर इसमें होम डिपार्टमेंट, तो ये ठीक है जो हुआ, बहुत बुरा हुआ, और मगर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आई वांट टू पुट इट ऑन, प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, कि जितनी तकलीफ जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इन 4-5 महीनों में सही, कोई केपीएस आईपीएस में यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि जब पत्थर का मुकाबला करने जाता तो वहाँ वो केपीएस और आईपीएस नहीं होता है, वो पुलिस का आदमी होता है। और कितना उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिए मैं जानती हूँ। मैंने वो वीडियोस देखे हैं जहाँ पथराव हो रहा है, दोनों बाजू खून से लथपथ है, पर कोशिश कर रहे हैं उनको हाथ जोड़ने की, भाई पत्थर मत मारो। बहुत बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे किन लोगों ने ये सोचा कि भाई इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने पहले भी कहा मेरे लिए ज़्यादा, क्योंकि जैसे आप सब लोग कहते हैं कि मुझसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आई अंडरस्टैंड दैट, मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मुझे भी ये कभी नहीं मैंने सोचा था कि इस तरह से अचानक ये हो जाएगा, और फिर इस तरह मुझे याद है सर, जब मैं 97, 98, 99 में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती थी तो आर्मी कैंप के सामने लोगों को बस से उतारा जाता था। वो बस सामने से गुजर नहीं सकती थी, हाथ खड़े किए जाते थे, फेरन उतारा जाता था और दौड़ना पड़ता था कैंप के सामने, क्योंकि लगता था कि कहीं इसमें मिलिटेंट ना हो, इतनी सख्ती थी। दे कुड नॉट वॉक। और कई जगह पे जो एक छोटा सा टेंट रखा होता था, चाहे बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, उसको टेंट के अंदर से गुजरना पड़ता था। तो हमने उस चीज़ को बदला, मगर आज उन्हीं कैंप्स के अंदर, उन्हीं पुलिस स्टेशंस के अंदर वो सैकड़ों की भीड़ चली गई, और वहाँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर क्या कर सकते थे हम, बड़ा बड़ा बुरा हुआ। इसका अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। सर जहाँ तक पुलिस का मैंने कहा, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, और इसमें रिक्रूटमेंट भी बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हो रही है, बहुत डिसिप्लिन है। इसमें केपीएस के कैडर की बात है। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है आपस में, जिस तरह केएस और आईएएस का कोई झगड़ा नहीं है, केपीएस का भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारी रियासत के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, दोनों एक जैसे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अनकरीब हम उसमें उनका जो ये मसला है उसको हल करेंगे। सर यहाँ बात हुई कि आपने क्या किया। मेरे ख्याल में इतने छोटे टाइम में इतने सारे SRO 43 कोई 1150 हमने क्लियर कर दिए। कभी नहीं हुआ ऐसा, जिसमें पुलिस के 340 कि जो पुलिस वाला मिलिटेंट ने मार दिया था, उसका बच्चा उसको छोटा था, वो नहीं आते थे, जिसमें मैंने रिलैक्सेशन दे दिया। और आज भी रोज़ तकरीबन 5-5, 6-6 केसेस में करती हूँ। ये 15-15 साल के केस रुके पड़े थे, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी कभी उनको जॉब मिलेगी। एक तो सिविलियंस भी हैं, इसमें पुलिस के लोग थे। मेरे ख्याल में ये इतने जल्दी कभी आज तक हुआ नहीं है कि इतनी जल्दी हो गया हो। इसी तरह से मेरी यहाँ गुजारिश होगी, यहाँ होम सेक्रेटरी बैठे हैं, DG बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ये जो ट्रांसफ़र का सिलसिला है, सब आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कांस्टेबल ट्रांसफ़र चाहिए। हमारे पास कोई ठोस पॉलिसी होनी चाहिए सर। ऐसा होता है कि जिसका दिल करे वो 1-1.5 साल में किसी बटालियन में होता है, ट्रांसफ़र करके आ जाता है, पर कुछ लोग 8-8, 9-9 साल से। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें बाज़ाब्ता एक पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे लोगों के साथ आप बैठ जाइए, मशवरा कर लीजिए, ताकि कि जो डिज़र्व करता हो, जहाँ ज़रूरत हो। एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम टू द सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी में लगा, मुझे इस पे लगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें नाइंसाफ़ी होती है उन लोगों के पास जो जिनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता है। वी शुड हैव अ पॉलिसी कि इतने सालों के बाद इस इंसान को ट्रांसफ़र होना चाहिए, और तब तक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमें होना चाहिए। दूसरा सर, मैं ये भी समझती हूँ कि हमें जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, IRP की अलग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अलग, इस पुलिस की अलग नहीं, हमें मुझे लगता है एक ही जगह रिक्रूट करके उसके बाद उनको ट्रेन करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पुलिस की ट्रेनिंग दे दी, क्राइम की ट्रेनिंग दे दी, दूसरी ट्रैफिक की ट्रेनिंग दे दी, सो दैट जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े हम उनको क्योंकि IRP के लोग तो
बेचारे इसमें पूरे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है इसमें हम दूसरा, मैंने अभी डीजी साहब से भी बात की कि हमने जितना जल्दी हो सके हमें जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ उसको कैमरा लगाने चाहिए, कम से कम मुंशी जी के कमरे में और जो दूसरा कमरा होता है, ताकि जो चला जाए कंप्लेंट लेके तो थोड़ा सा उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और तीसरा मैंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ कम से कम डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस में, हर पुलिस स्टेशन में लेडीज़ की तादाद, आईआरपी से आप लेडीज़ निकाल लीजिए, एग्जीक्यूटिव पुलिस में आपके पास लेडीज़ हैं, उनको निकाल के सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के लेवल में और उसके साथ 3-4 लेडीज़, क्योंकि सर हमारी रियासत में लेडीज़ के खिलाफ क्राइम बहुत बढ़ रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि हिचकिचाती हैं औरतें। और फिर वो जहाँ पुलिस वाला, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक मेंटालिटी होती है, कहते हैं क्यों खराब, क्या ज़रूरत है लड़ाई झगड़ा करने में, जाओ बैठो आराम से। तो मुझे लगता है कि इसको देखने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो चाहूँगी कि अगर ये हाउस सपोर्ट करे तो आगे आने वाले वक्त में 20% जो है हम कांस्टेबल जो पुलिस में रिजर्व रखें औरतों के लिए, ताकि ये जो है हमारा जो अगर आगे चल के कभी ऐसा हो 20% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन ये जो कांस्टेबल वगैरह में, मेरा ये है कि ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं और काफ़ी स्टेट्स में 30% है, 35% है, बट वी कुड स्टार्ट विद 20%। इनकी एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि विमेन हैव स्टेक्स इन पीस, शांति और अमन को यही बना के रखती हैं। कोई औरत नहीं चाहती उसका बच्चा, उसका भाई, उसका हस्बैंड कोई गलत काम करे। तो मुझे लगता है कि इनकी मुश्किलात को हमें देखना चाहिए, जितना हो सके इनकी हमको एम्पावरमेंट करनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट के आ रहे हैं, उसमें मुझे उम्मीद है कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। सर इसके साथ साथ मैं सर ये जो हमारे यहाँ काफ़ी बातें हो गई इधर इसको लेके कि भाई आई डोंट वांट टू से कि जो पिछले 6 महीने सर उसमें आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट। एक तो हमारे जो मुलाजिम हैं, किसी ने यहाँ बताया भी, मैं सुन रही थी कि बहुत दूर से आते थे, छुप छुपा के आते थे, इसमें कोई शक नहीं। खासकर सेक्रेटरीट जो हमारा पहले 2 दिन के बाद ही शुरू हो गया है, पहले दिन अगर कम थे आते रहे मुलाजिम, मगर उसके अलावा माय चीफ सेक्रेटरी, डीजी, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पहले नवीन जी थे, उसके बाद व्यास साहब, और बाकी जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स, आईजीपीज, डीसीज, एसपीज, सर 24/7 वो काम करते रहे। सर आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट देम कि जिस वक्त भी जब भी उनको बुलाया वो हाजिर थे और जो कहा। आज मुझे हैरानगी होती है जब मैं सुनती हूँ ये सड़कें जो हैं साफ़ नहीं है कश्मीर में, कि जबकि आप देखेंगे कि इतनी जल्दी, पहले तो इतनी बर्फ़ कोई 25 साल के बाद गिरी है, मगर इतनी जल्दी जितनी सड़कें साफ़ हुई हैं आज तक नहीं। यहाँ बिजली की दिक्कत है, उसकी भी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे जम्मू में इम्प्रूवमेंट है, उसकी वजह है कि हम यहाँ पर सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाए। मगर कश्मीर में जो भी आपकी स्कीम्स थी, जिससे आपने तार, पोल, अपग्रेडेशन, ऑगमेंटेशन करना था, वो 6 महीने करने नहीं दिया, पोल को हाथ लगाने नहीं दिया। आपने कहा फ्लाईओवर का काम करेंगे तो ठेकेदार को बोला तुम्हारा घर जला देंगे, तो इसलिए उसकी वजह से बहुत दिक्कत है। पर मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह पावर डिपार्टमेंट आप कोशिश कर रहा है कि अगले साल हमें ये इस किस्म की दिक्कतें नहीं होंगी। सर इसके अलावा यहाँ जो है काफ़ी कट मोशंस जो हैं दिए गए, तो मेरी गुजारिश है जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ के मेंबर साहिबान कि बहुत आपने अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें बताई हैं, बड़े नेक मशवरे दिए हैं, तो मैं आपको ये अपना वर्ड देना चाहती हूँ। आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम और वट एवर इज़ पॉसिबल आई विल डू इट। और आई ऑल्सो जो आप कहते हैं कि तारिक अमीर साहब ने भी कहा, अपने मेरे जो द्राबू साहब भी कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंसी एज ए यूनिट फॉर डेवलपमेंट, बहुत अच्छा आइडिया है, पर मैं समझती हूँ कि इसको आपस में डिस्कस करना चाहिए। और जब तक ये हो जाता है तब तक हम CDF को 3 करोड़ बना लेते हैं और ट्रैवल अलाउंस जो है, क्योंकि टिकट्स बहुत बढ़ गई हैं, 1 लाख से 2 लाख करना चाहते हैं। कार लोन जो है 5 से 10 लाख करना चाहते हैं। हाउसिंग लोन वी वांट टू डू इट 20। तो कुछ तो बोलो, कभी तो ताली दो। और सिटिंग फीस हम 2000 करना चाहते हैं।
मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसके बारे में, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करना चाहती हूँ। रहबर जंगलात भी मैं बोलूँगी, रहबर जंगलात सबसे। जहाँ तक रहबर जंगलात का सवाल है सर, हमारे यहाँ बड़े ही एजुकेटेड लोग जिन्होंने फॉरेस्ट्री में किया होता है ग्रेजुएशन, बाकी चीज़ें, तो इसलिए मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ जितनी भी जगहें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में खाली हैं उसमें हम उनको रहबर जंगलात से पुर करेंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ सर, चूँकि आप देखते हैं दिन ब दिन बच्चों का उनका ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ बहुत जा रहा है और हमारे यहाँ फिजिकली ट्रेन टीचर्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो स्टार्ट विद वी विल बी रिक्रूटिंग 1500 जो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स, 1500 से हम शुरू करेंगे और आगे चल के उसके बाद देख सकते हैं क्या करें सर। इसी तरह इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जैसे पहले ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि एक तो कश्मीर में हम सहाफ़त का एक वहाँ बनाना चाहते हैं। क्या सहाफ़त है वो? ऐवानी सहाफ़त। और जितनी जल्दी हो सके मेरे ख्याल में मार्च वी शुड बी एबल टू डू दैट। और साथ ही साथ जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें मैं 50% का जो है हाइक करना चाहती हूँ। और सर मेरे ख्याल में अब लोग थक गए हैं मेरी तकरीर सुन के, मैं ज़्यादा जुल्म नहीं करूँगी आप सब पे। तो मेरा ये तो दूसरा सर, हमने एयर सर्विस जो फार फ्लंग एरियाज़ है हमने फैसला किया है, हमने उसकी टेंडर्स वगैरह किए हैं। जैसे टंगडार है, गुरेज है, मत्सिल है, केरन है, मड़वा है, दच्छन है, लेह, करगिल, ज़नस्कार, किश्तवाड़ से चलेंगी और भी बाकी। उसके बाद बनी बसोली से आ रही है डिमांड, राजौरी पुंछ से आ रही है, ये भी हम उठाएंगे। और इसमें सिर्फ 20% उनको देना पड़ेगा जो पैसेंजर होंगे, बाकी जो है 80% उसमें। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी 5 करोड़ रुपया जो है जो किश्तवाड़ के जो एयर स्ट्रिप है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वो दे दिया है। तो सर मैं आखिर में सर दोबारा से सारे जो है जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरी ग्रांट्स में हिस्सा लिया उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि इसमें सब चाहते हैं कि अमन हो, माहौल ठीक हो जाए और तरक्की हो। तो मैं आपको दोबारा एक बार फिर अश्योर करना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब का ये बार बार कहना था कि ये सबसे पावरफुल हाउस है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है जितने मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में भी नहीं है जो हम देखते हैं इसमें। तो इसलिए आपकी जो इलाके की जो काम है, जो भी डिमांड्स हैं, वो आपकी डिमांड्स नहीं, वो मेरे इलाके की डिमांड्स है। प्लीज़ ट्रीट इट वेरी सीरियसली। आई विल डू वट एवर इज़ पॉसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एज अ होल। और मैं साथ साथ अपने मिनिस्टर्स, अपनी कैबिना की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हमारे बीजेपी के लोग जम्मू आए, इन्होंने यहाँ माहौल को संभाला। हमारे कश्मीर के लोग कश्मीर में रहे, वहाँ माहौल को संभाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर मेरी उसमें मैंने कहा है कि आई विल गो थ्रू, मैं गुजारिश करूँगी कि अगर उनको विड्रॉ करें, आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड।